सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें कि हम प्रैक्टिस सेट 4 करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ का। इसका ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोडेड हैं, आप इसकी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर हम जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हैं उनको कवर कर रहे हैं, मॉडरेट से हार्ड प्रॉब्लम्स हैं और इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होगी और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सेट 1, 2 और 3 अपलोडेड है, चौथा सेट होने वाला है। ऐसे करके हम टोटल जो है 10 सेट कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जिस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्या यहाँ पे टिकट के बारे में कुछ बात की गई है, ठीक है। एक रेलवे हाफ टिकट, रेलवे की हाफ टिकट होती है, कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन अ हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। ये कहना चाह रहा है हमारे पास कि अगर एक रेलवे का टिकट है तो उस टिकट का कुछ प्राइस होता है खुद का। अब देखो, टिकट के ऊपर हमारे रिजर्वेशन चार्जेस लगते हैं। क्या लगते हैं? रिजर्वेशन चार्जेस। उस सीट को रिजर्व करने के लिए चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन का जो चार्ज है, चाहे आप फुल टिकट ले लो या चाहे आप हाफ टिकट ले लो, दोनों पे ही रिजर्वेशन का जो चार्ज है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं, जब आप एक फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं, जब आप एक फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं तो उस टिकट में, अब क्योंकि वो रिजर्व टिकट है यानी कि उसका टिकट का प्राइस होगा और साथ में रिजर्वेशन का प्राइस इंक्लूडेड है, जो कि आपको 2530 रुपये बता रखा है, ठीक है। और सेकंड केस में कह रहा है, अगर आप हाफ टिकट लेते हैं, कैसा टिकट लेते हैं? हाफ टिकट। इस बार आपने हाफ टिकट लिया है और इस पर भी रिजर्वेशन चार्जेस लगेगा, लगेगा। तो ये वाली जो टिकट है, हाफ टिकट आपकी, ये पड़ती है आपको 3810 की पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा हमसे इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है और हमसे कह रहा है ए से बी हमको जाना है, ठीक है। तो ए से बी जाना है यानी कहीं जाना ही होगा, तो उसकी कॉस्टिंग वगैरह देखिए टिकट की आपको। तो आपको करना क्या है, आपको फुल फर्स्ट क्लास फेयर निकालना है, यानी जो पूरा जो खर्चा है टिकट का, फुल वाला जो प्राइस है, वो टिकट का प्राइस कितना वो निकालना है। और साथ ही साथ ये जो रिजर्वेशन का चार्ज लग रहा है, ये लग कितना रहा है हमें ये बताना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो, जो अगर पूरा जो फेयर लग रहा है, कंप्लीट फेयर लग रहा है, ठीक है, तो फुल फेयर को आप जो है एक्स बोल सकते हैं। और रिजर्वेशन का जो खर्चा लग रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन तो पहले से इंक्लूडेड होता है हमारा, तो उसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। अगर जब हम पूरा टिकट लेते हैं, फुल टिकट लिया, तो 2530 रुपये लग रहे हैं, यानी कि पूरे टिकट का प्राइस साथ में रिजर्वेशन का प्राइस मिला के 2530 रुपये लग रहे हैं। क्या मैं इस इक्वेशन 1 बोल के छोड़ सकता हूँ? तो छोड़ देते हैं। सेकंड केस के अंदर जब हम हाफ टिकट लेते हैं तो रिजर्वेशन का चार्ज तो फुल लगता है। नहीं, यहाँ पे कुछ और कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है जब फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं और एक वन रिजर्व फर्स्ट हाफ टिकट फ्रॉम स्टेशन। अच्छा, ठीक है। तो हमसे इस केस में कह रहा है कि एक तो फुल टिकट है, ठीक है, और साथ में एक हाफ टिकट और ले रहे हैं। तो ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये पहले ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। ये सोच रहे हैं यहाँ पे कि एक फुल टिकट और साथ में एक हाफ टिकट जब लेते हैं, ठीक है, तो उसका खर्चा 3810। नहीं तो ये टिकट की प्राइसिंग ज़्यादा कैसे हो सकती है ना, ये भी कॉमन सी बात है। तो फुल प्राइस हमारा क्या है? फुल प्राइस तो हमारा एक्स प्लस वाई होना चाहिए, ठीक है। और साथ में हाफ, हाफ का क्या हो जाएगा? हाफ का मतलब है कि इस टिकट का तो आधा पैसा लग रहा है ना, फुल फेयर का आधा लग रहा है। फुल फेयर का आधा लगाया लेकिन रिजर्वेशन चार्ज पूरा ही लगेगा, इसलिए x/2 प्लस वाई इक्वल टू 3810 रुपये हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। या इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, अभी नहीं मानेंगे इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करें तो देखो, x है और x/2 है, यानी जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 3x/2 प्लस 2y इक्वल टू 3810 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आप इस पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3x बाय, यहाँ पे आपका 3x/4 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1905 आ जाएगा। इससे आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब देखो, इक्वेशन 2 में से अगर आप 1 को माइनस करो, अगर आप 2 में से 1 को माइनस करोगे तो नोटिस करोगे यहाँ भी y, यहाँ भी y, यानी कि y से y तो कैंसिल हो जाएगा। y से y हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा यहाँ पे? यहाँ हमारा बच जाएगा x माइनस 3x/4 इक्वल टू में, ये 2530 में से हमें माइनस करना है 1905 को। यार माइनस करने पे आपका क्या हो जाएगा? ये 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 625 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4x में से 3x गया तो आपका 1x बराबर कितना आ गया? 625, और नीचे 4 तो है ही पहले से, तो 4 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2500 रुपये आ जाएगी, यानी कि जो पूरी टिकट का प्राइस है आपका 2500 रुपये। तो रिजर्वेशन का चार्ज कितना है वो बताना था आपको। तो आपको पता है टिकट और रिजर्वेशन का मिला के 2530 रुपये है, और टिकट का 2500 रुपये, ठीक है, 2500 है, तो 2500 उधर माइनस हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 30 रुपये आ जाएगी, ठीक है। यानी जो आपका टिकट का जो प्राइस है 2500 रुपये, और आपका जो रिजर्वेशन का प्राइस लग रहा है ऑलरेडी वो 30 रुपये लग रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है? 240 स्टूडेंट्स हैं एक हॉस्टल के अंदर, जिसमें से 50% जो है वो जाते हैं योगा क्लासेस के अंदर, 25% जाते हैं जिम के अंदर, और 15% जाते हैं वॉकिंग पे।
ठीक है, और जो बचे हुए बच्चे हैं, जो बच गए, यानी जो रेस्ट ऑफ द बच गए, वो जाते हैं लाफिंग क्लब के अंदर। ठीक है, तो हमसे कह रहा है हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने लाफिंग क्लब को ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, जिन्होंने लाफिंग क्लब ज्वाइन कर रखा है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इसका मतलब होता है किसी भी इवेंट के निकालने के लिए हम देखते हैं फेवरेबल आउटकम, है ना, फेवरेबल आउटकम यानी कि कितने हो सकते हैं, और उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। तो हमें बताना है उनकी प्रोबेबिलिटी जो कि लाफिंग क्लब जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। तो कितने बच्चों ने ज्वाइन किया हमें ये देखना होगा 240 में से। ठीक है, तो देखो 50% बच्चों ने ज्वाइन कर लिया अपना क्या, योगा ज्वाइन कर लिया, 25% ने ज्वाइन कर लिया जिम, 15% ने ज्वाइन कर लिया क्या, मॉर्निंग वॉक, 5 5 10, 5 6 7 8 9, यानी कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स तो इन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। बचे हुए कितने हो गए 10%, और बचे हुए 10% बच्चों ने क्या लिया यहाँ पे, वो लिया लाफिंग क्लब लिया। ठीक है, तो इस 10% की वैल्यू निकालेंगे, 240 का 10% कर दो, 10% ऑफ 240। अगर नहीं आता तो ऐसे कर सकते हो, ये करने की जरूरत भी नहीं, आप सीधा बता सकते थे। इसका आंसर आएगा 24, यानी कि 24 बच्चे जिन्होंने कि लाफिंग क्लब को ज्वाइन कर रखा है। तो 24 बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 240, ये आपका आ जाएगा 1/10 विच कम्स टू बी 0.1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन स्पेस। तो क्यूबिकल है यानी क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब के अंदर से हमने क्या किया है, एक हमने एक हेमिस्फेयर काटा है, यानी कटोरा ऐसे काट दिया इसके अंदर से, एक 3D कटोरा, कटोरा हमने काट दिया इसके अंदर से। अब कह रहा है ये जो क्यूब है हमारा, इसकी एज जो है 21 सेंटीमीटर है, हमें पता है सारी एज इसकी फिर 21 होगी। और हमसे कह रहा है जो हमने हेमिस्फेयर जो काट रखा है उसका जो डायमीटर है वो इसके एज के बराबर है, यानी कि वो भी 21 सेंटीमीटर होगा। यानी मुझे क्या समझ में आता है, हमें पूछा क्या, यहाँ पे पूछा गया है हमें वॉल्यूम निकालना रिमेनिंग ब्लॉक का, यानी कि पूरे इस क्यूब का अगर आप वॉल्यूम निकाल के इस कटोरे का माइनस कर दो हेमिस्फेयर का, तो आपको बचा हुआ मिल जाएगा। समझ में आया? यानी कि पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, आपको क्यूब लेना है उसमें से माइनस कर देना है इस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को। कर देंगे, बहुत इजी काम है ये तो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, हेमिस्फेयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, फॉर्मूला में याद होने चाहिए अच्छे से। यानी कि 21 × 21 × 21 हो जाएगा, और 2/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर क्यूब। देखो 21 लिखा है आर, तो ये 21 क्या है आपका, ये तो डायमीटर हो गया ना इस कटोरे का, तो रेडियस क्या हो जाएगी 21/2, यानी डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, पर मैं इसको 21/2 लिखूंगा ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो सके। ठीक है, कार्ड 3 7 21, 7 से 7 पे कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 11 पे कट जाएगा। 21 का क्यूब आता है 9261, मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से माइनस कर रहे हैं ना। ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं 11 इंटू 21 क्या होता है आपका 441 हो जाएगा, इंटू में 77/2 करेंगे। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 441 इंटू 77/2 कर देंगे तो आपका ये आएगा 2425.5 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा ये 0.5538, और 8 हो गया 6, और यूनिट किसके अंदर है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो ये आपका रिमेनिंग जो सॉलिड है उसका, यानी जो ब्लॉक है उसका वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, अब इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर कि एक पेड़ है जो कि तूफान की वजह से टूट जाता है। तो एक पेड़ होगा यहाँ पे, ये रहा पेड़, तो स्टॉर्म चलता है, स्टॉर्म के चलते पेड़ टूट जाता है। पेड़ टूटता कैसे है, ऐसे मतलब ये ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो ये पड़ा हमारा पेड़ टूट के, और हमसे क्या बोला गया, पेड़ ये टूट चुका है हमारा, तो इसका जो टॉप था, यानी जो ये पेड़ का जो टॉप था, अब वो इस ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है ना, अब इस ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ग्राउंड को टच कर रहा है यानी कि एक ट्रायंगल की शेप बन रही है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ये वहाँ से ब्रेक कर गया, और ये जो पॉइंट है उसका टॉप पॉइंट या ग्राउंड को टच कर रहा है, और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो ये बनेगा एंगल। एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और क्या हमें समझ में आता है साथ में, द हाइट ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड इज 10 मीटर। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब जहां से वो टूटा था, जहां से वो टूटा था, और ग्राउंड से जो आपकी जो हाइट दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है। तो इस पूरे पेड़ की हाइट क्या होगी, पूरे पेड़ की हाइट कैसे निकालेंगे, इतनी हाइट दे रखी है, और ये बचा हुआ पेड़ हमारा, इसकी लेंथ निकाल लेंगे तो पूरी हाइट आ जाएगी पेड़ की। तो आप यहाँ पे क्या ध्यान दे सकते हैं कि ये आपका क्या, ये तो परपेंडिकुलर है, इधर आपका क्या, ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस ही आपको निकालना है। और आप देखेंगे परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, इसके बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है वो आप साइन थीटा से कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। साइन यहाँ पे कितना है 30 डिग्री है, तो उसको पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 10 मीटर दे रखी है, हाइट
यानी हाइपोटेनस हमें ये नहीं पता अभी, ठीक है। साइन 30 क्या होता है आपका 1/2 इक्वल टू में 10/h हो जाएगा। हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 20 मीटर। क्या सही आंसर है? नहीं, क्योंकि टोटल हाइट बतानी है ना पेड़ की, टोटल हाइट कैसे बताओगे? तो ये वाली हाइट थी 10, ये जो पेड़ जितना गिर गया था ये थी 20, यानी कि टोटल जो हो जाएगी आपकी वो 10 + 20 मीटर मिला के विच कम्स टू भी कितना 30 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री विच इज 80 मीटर हाई। तो एक पक्षी है जो कि 80 मीटर की ऊंचाई वाले पेड़ पे बैठा हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 45 डिग्री। तो ये मान लो इतना ऊंचा यहाँ पे बैठा हुआ है बर्ड, और ग्राउंड से जब उसका एंगल देखते हैं एलिवेशन का, यानी ऊपर की तरफ देखना पड़ता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। द बर्ड फ्लाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली मतलब बर्ड ऐसे टक 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 ऐसे उड़ते हुए आगे आ चुकी है, ठीक है। रिमेन्स एट अ कांस्टेंट हाइट। अब कांस्टेंट हाइट है यानी हाइट हमारी चेंज नहीं हो रही है, हाइट हमारी चेंज नहीं होगी जब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, कॉमन सी बात है। तो 2 सेकंड के बाद क्या हम देखते हैं कि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था अब 30 डिग्री हो चुका है। यहाँ तो 45 बन रहा था, अब वो थोड़ी आगे उड़ के जा चुकी है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से जोड़ूं, मतलब इतना मान लो यहाँ पे आगे आ गई, तो इस टाइम पे एलिवेशन कितना बन रहा है, इस टाइम पे एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, 30 डिग्री का बन रहा है। हाइट तो अभी भी 80 मीटर ही है। इसका डायग्राम थोड़ा प्रॉपरली यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो 80 और 80 मीटर की हाइट है। फर्स्ट केस में आपका यहाँ पे ये पूरा एंगल जो है 45 डिग्री है, और यहाँ से अगर आप इसको ज्वाइन करें तो ये आपका सिर्फ 30 डिग्री है, इतना वाला पार्ट जो बन रहा है एलिवेशन का। इन पॉइंट्स को हम नाम दे सकते हैं, तो मान लो इसका नाम ABC रख देते हैं। ABC एक ट्राइंगल है, ABCDE रख देते हैं इसको, चलो ठीक है। ये 80 मीटर है और ये पूरा ये भी 80 मीटर हमें पता है। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल्स को बस हमें ध्यान देना है, अगर किसी को नहीं भी समझ आता कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ट्रायंगल देखना है बस, कि ट्रायंगल कौन सा है, उसमें एंगल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग खुद ही लगाते हो और प्रॉपर्टी आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा आपको टेन थीटा का यूज़ करोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। √3 की वैल्यू भी दे रखी है 1.732, जिसको आप पुट कर सकते हैं बाद में। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। तो आप देखेंगे ट्राइंगल ABC के अंदर आपका 10 45 नहीं 10 कितना, हाँ 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AC/BC हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये आपका AC में लिख ही देता हूँ, AC/BC हो जाएगा। 1045 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू में AC हमारा 80 है, BC हमारा पता नहीं, BC हमारा पता नहीं, तो BC कितना आ गया हमारा यहाँ पे 80 मीटर निकल के आ गया। बहुत बढ़िया। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए देखो जो कि कौन सा है, ये कुछ भी कह लो इसका नाम, ठीक है। जैसे ये क्या दिख रहा है आपको EBC दिख रहा है, EBD दिख रहा है, सॉरी, बड़ा वाला ट्राइंगल है। इसके अंदर कितना एंगल बन रहा है 1030 बन रहा है। तो 1030 डिग्री इक्वल टू में कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका 80, और नीचे ये पूरा बेस है ना इसका। अभी जो पूरा बेस है देखो इतना तो आपने निकाल लिया 80, ये जो बचा हुआ ये क्या है x है, बचा हुआ x है, यानी पूरा बेस क्या हो जाएगा 80 + x नहीं हो जाएगा, यानी कि 80 + x हो जाएगा। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू में 80/80 + x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यार 80/√3 इक्वल टू में 80 + x आ जाएगा, और x इक्वल टू में 80/√3 - 80 लिख सकते हैं। 80 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा √3 - 1 बच जाएगा मीटर, यानी x की लेंथ आ गई। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है स्पीड बतानी है बर्ड की। अरे वाह, स्पीड कैसे बताएंगे, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देखो वो इस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट से मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने ये √3 - 1 मीटर, ठीक है। सॉरी 80 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो 80 ब्रैकेट में √3 - 1, और टाइम कितना लगा है, टाइम में इसको 2 सेकंड लगा है। देखो मीटर पर सेकंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट देंगे 40 पे, यानी आपको फाइनल स्पीड का आंसर आ जाएगा 40 √3 - 1 मीटर पर सेकंड। जरूर लिखना क्योंकि स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे कह रहे हैं ट्राइंगल है PQR, तो बना देते हैं ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं P के कोऑर्डिनेट है क्या 3,2, Q के दे रखे हैं 6,4, R के दे रखे हैं 9,3। तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंट्रोइड G के। सेंट्रोइड होता है जो बीच में आता है, यानी बीच में एक पॉइंट होगा G। तो इसका बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रोइड निकालने के लिए, सेंट्रोइड के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हो तो x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, और y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3 होता है, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स को ऐड कर दो, x वालों को, x वाले क्या है 3 है, 6 है, और ये 9 है। तो 3 + 6 + 9 बाई 3 कर देंगे, और y वाले पॉइंट कौन से 2 है, 4 है, और ये 3 है। तो 2 + 4 + 3 कर देंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे। 6 3 9 9 9 18 होता है, 18/3, 4 2 6 6 3 9 9/3,
इसको सॉल्व करेंगे तो 3 6 18, 3 3 9, यानी कि 6,3 हमारा जी हमारा सेंट्रोइड आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी में मान लो अगर पूछता है कि अगर हमें सेंट्रोइड से इस पॉइंट को ग्राइंड कर दें और इसको ग्राइंड कर दें और इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होता, तो एक बात याद रखना, जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो और हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, जो कि होता है हाफ ब्रैकेट में x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये आपके बहुत ही काम का फॉर्मूला, एग्जाम के अंदर इस पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे कह रहा है कि AP है जिसके अंदर टोटल 37 टर्म्स दे रखी हैं। द सम ऑफ द 3 मिडल मोस्ट टर्म्स, जो बीच की जो टर्म्स होंगी इसकी 3 जो मिडल मोस्ट टर्म्स हैं उनका जो सम करने पे आता है वो 225 आता है, और लास्ट की जो 3 टर्म्स है, लास्ट में जो 3 टर्म है उनको जोड़ने पे 429 आता है। तो आपको AP बतानी है। अब एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर टोटल 37 टर्म्स हैं तो मिडल में यानी बीच में कौन सी टर्म आएंगे, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2 और 2 8 16, यानी 20 वाली टर्म कौन सी हो सकती है, एक 18 हो सकती है, ठीक है, एक हमारी 19 हो सकती है, एक हमारी 20 हो सकती है, क्योंकि बीच में बोलिए 3 मिडल मोस्ट हमारी ये 3 हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो आपको पता है जो 18 जो टर्म होती है उसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 17d लिख सकते हैं। 19 जो टर्म होती है उसको a प्लस 18d लिख सकते हैं, और आपकी जो 20th जो टर्म है उसको a प्लस 19d लिख सकते हैं। इन तीनों को जोड़ने पे कितना आता है, 225 आता है, यानी कि a प्लस 17d प्लस a प्लस 18d प्लस a प्लस 19d करने पे कितना आता है, 225 आता है। a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a, 17 18 19, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 7 और 9, ठीक है, तो जोड़ने पाएगा 54d इक्वल टू 225। इसको पहले क्वेश्चन मान के छोड़ देते हैं। सेकंड केस में बोल रखा है लास्ट की जो 3 टर्म है, लास्ट की टर्म कौन सी, 37, उससे पहले वाली 36, उससे पहले वाली 35। ठीक है, तो 35 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 34d, 36 को लिख सकते हैं a प्लस 35d, 37 को लिख सकते हैं a प्लस 36d। इन तीनों को जोड़ने पे 429 आता है, यानी कि a प्लस 34d प्लस a प्लस 35d प्लस a प्लस 36d, इनको जोड़ने पे कितना आता है, 429 आता है। ठीक है, तो प्लस कर लो इनको, a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a प्लस, इनको प्लस कर लो 34 और 35 और 36। ठीक है, तो 6 4 10 5, ठीक है, तो ये आपका 105d बराबर 429 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो। देखो 3a से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन को, सेकंड में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो इससे ये कट जाएगी। 105 में से 54 को माइनस करेंगे तो आपको बचेगा कितना, यहाँ पे आपको बच जाएगा 51d इक्वल टू में, इस 429 में से 2 to 5 को माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया तो ये बचेगा 4 और 0 और 2, 204। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, d आपका 4 आ गया। और आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको आप उठा के किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, मान लो मैं 1 के अंदर डालता हूँ, तो 3a प्लस 54 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 5 20 1 21 बराबर 225। 3a बराबर कितना आ गया आपका 9 आ जाएगा, और a बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो a 3 है, d आपका 4 है, यानी बन गई ये भी आपकी 3 के बाद कौन सा टर्म, 4 जोड़ तो 7, फिर 11 और 15, और ऐसे करते 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 लास्ट टर्म अगर आपको बतानी तो लास्ट टर्म क्या है आपकी, a प्लस 36d है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, प्लस 36 इंटू में 4 कर लो, 4 6 24 होता है, 4 3 12 13 14 प्लस 3 यानी कि 147, लास्ट में 147 है, तो पूरा ए पी आपने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको ए पी पे कोई भी डाउट है तो वन शॉट डाला हुआ है, उसको आराम से देखें, आपको इजीली सब कुछ जितना भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में फिर इन क्वेश्चन को दोबारा, तो सभी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रखा है, उसको देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम है, और a साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन है, तो प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान समझो, अगर हमको प्रूविंग के अंदर बोल रखा है कि स्क्वायर बनाना है तो क्यों ना मुझे यहाँ भी स्क्वायर करना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है। यानी अगर प्रूव के अंदर बोल रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा इसको स्क्वायर बनाने के लिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो इसके अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा। पता है ना आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली इक्वल टू में m का स्क्वायर। ये बाकी पहली इक्वेशन, इसके अंदर भी लगा दो स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। ये होगी दूसरी। इसमें गलती हो गई, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन था ना, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है,
अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो। जोड़ोगे क्यों? क्योंकि जोड़ोगे तो यार ये वाला जो पार्ट है आपका ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पूरा आप लिख लेना, यहाँ पे पूरा लिखोगे उसको तो आपको समझ में आएगा कि वो पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, LHS वाला LHS में ऐड होता है, RHS वाला RHS में, यानी इस तरफ m² + n² रहेगा और ये वाला पार्ट इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा प्लस इस वाले का देखो a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा इक्वल टू m² + n²। अब छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान देना कि a² cos थीटा और a² sin थीटा, इन दोनों में से a² को बाहर कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर से ले लेना आप एक, और आप इसको नोटिस करो, ये है ये, इसके अंदर से भी आपको कॉमन निकाला जा सकता है। यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, b² को कॉमन निकालते हैं, अंदर बचेगा आपका sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू m² + n² बच जाएगा। ठीक है, अब बहुत छोटी सी आइडेंटिटी पता होगी आपको, इनको जोड़ने पे 1 आता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, यानी कि a² × 1 प्लस b² × 1 इक्वल टू कितना आ गया, m² + n² आ गया, यानी कि a² + b² इक्वल टू m² + n² आ गया प्रूव करने पे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, एनुअल प्रॉफिट बाय 30 फैक्ट्रीज का दे रखा है आपको, 30 फैक्ट्रियों का बता रखा है। तो ऐसी जो कि जिनका कि लाख के अंदर बता है, ठीक है, 5 या 5 लाख से ज़्यादा है, ऐसी 30 फैक्ट्री है जिनका उससे ज़्यादा मतलब 5 लाख से ऊपर है और 10 लाख के बराबर है उसका 28 ऐसी फैक्ट्री है। तो बहुत सारी फैक्ट्री बता रखी है। ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, पहली बात तो आपको यहाँ पे ना ये समझ नहीं आ रहा कि डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हो रखा है। क्या बोल रखा है, मोर देन और इक्वल टू 5 बोल रखा है। ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 5। तो ऐसे में करते क्या, आपको फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, क्या होगा सब कुछ देखते हैं। बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, आपको पहले इसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25 और 25 to 30 और 30 to 30 to 35 और 35 टू आपका 40, जहाँ तक दे रखा है वहाँ तक। और जहाँ जहाँ से बोल रखा है ना मोर देन और इक्वल टू, यानी इससे ज़्यादा और इसके बराबर, यानी 5 से ऊपर जाएगा। सिंपल है, तो इसको बना लिया इजीली हमने। अब यहाँ पे बनाएंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं, दो दो। देखो डिफरेंस 30 में से 28 गया, कितना बचा, 2 बचा, यानी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 28 में से आपका 16 गया, कितना बचा, 12 बचा, तो 12 आ गया। 16 में से 14 गया तो 2 आ गया। 14 में से 10 गया तो 4 आ गया। 10 में से 7 गया तो 3 आ गया। ठीक है, 7 में से 3 गया तो आपका 4 आ गया, और 3 में से 0 गया तो आपका 3 आ गया। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो CF निकालेंगे। CF कैसे निकालते हैं, पहले इस टर्म को एज इट इज लिखो, अब अगले वाले को ऐड करते जाओ। 2 + 12 14, फिर इसमें इसको ऐड करो तो 16, फिर इसमें इसको ऐड करो तो 20, इसको इसमें ऐड करो तो 23, इसको इसमें ऐड करो तो 27, इसको इसमें ऐड करो तो 30। ठीक है, अब जो लास्ट वाली यहाँ पे टर्म जो आपको दिख रही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, इससे हम निकालते हैं मीडियन क्लास। क्या निकालते हैं, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने का तरीका क्या होता है, मीडियन क्लास, ये क्लास क्या होती है, मतलब इधर से क्लास निकालते हैं। ये क्लास हमें चूज करनी होती है, कैसे चूज करेंगे देखते हैं अभी। तो मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास का फॉर्मूला होता है n/2 होता है। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका 15 आएगा। यानी अब जो आपका मीडियन क्लास है वो 15 से ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, 15 से ज़्यादा होगा, 15 या 15 से ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे अगर देखो 14 और 16 के बीच में 15 आता है, और 15 से ज़्यादा 16 है, 15 से ज़्यादा के यहाँ पे 16 है, तो 16 पे फोकस करो। और 16 के ठीक सामने कौन सी मीडियन क्लास लिखी है, 15 से 20, 15 से 20 इसकी मीडियन क्लास हो जाएगी। यानी मुझे क्या समझ में आता है, इसकी जो मीडियन क्लास है, इसकी जो मीडियन क्लास है वो कितनी हो जाएगी, 15 से 20 वाली हो जाएगी। ठीक है, 15 से 20 आ गई। अब देखो ये जो 15 है ये क्या है, लोअर लिमिट है, इसे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कहलाती है। ठीक है, एक होता है आपका क्लास साइज। क्लास साइज होता है इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप। ठीक है, तो इनका जो क्लास साइज है ना, वो कितना हो जाएगा, 20 में से 15 गया तो 5 आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या है, पे 2 है इसके सामने, फ्रीक्वेंसी इसकी 2 आ गई। ठीक है, और कुछ रह रहा है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मीडियन निकालने का। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या वाला आपको मीडियन निकालना है, L+N/2 माइनस माइनस करना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू में H क्या होता है आपका, क्लास साइज होता है। ठीक है, L की वैल्यू क्या, लोअर लिमिट बताया आपको 15 है, प्लस N/2 क्या है हमारा, N/2 ये है मैंने जो निकाला अभी। ठीक है, जो कि मीडियन मीडियन क्लास के लिए मैंने निकाला था, ये आपका 15 है, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है। अच्छा देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है, हमने क्या चूज़ किया था यहाँ पे, हमने देखा था 16। ठीक है, उससे जस्ट पहले वाली देखो जो मीडियन क्लास होती है, मीडियन क्लास से
मीडियन क्लास से जस्ट जो पहले वाली वैल्यू होती है उसको सी एफ कहते हैं, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू, यानी कि 16 से जस्ट पहले कौन सी है, 14 है, तो 14 आपका सी एफ हो जाएगा, डिवाइड बाय एफ कितना है 2, इंटू में एच की वैल्यू 5 है, 15 में 14 का 1, यानी कि 15 प्लस 1/2 इंटू में 5 करेंगे तो ये आएगा काटने पे आपका, सॉरी 2.15 क्या कर रहा हूँ, अरे 2.5 आएगा, ठीक है 2.5, तो 15 प्लस 2.5 करेंगे तो जोड़ने पे 17.5 लाख के अंदर दे रखा है, हाँ तो लाख में, ठीक है 17.5 लाख क्या आ जाएगा, इसका मीडियन निकल के आ जाएगा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें कह रहा है ट्रायंगल एबीसी आपका सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। तो देखो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो उनकी साइड का जो रेशियो होता है, साइड का जो रेशियो होता है वो आपका प्रोपोर्शन में होता है ना। तो इस ए बी को देखो, मतलब करस्पॉन्डिंग वाले लेने हैं आपको, तो ए बी का रेशियो किसके साथ होगा, इस डी ई के साथ होगा, ठीक है। और इस ए सी का जो होगा, ए सी का इस करस्पॉन्डिंग डी एफ के साथ होगा, इक्वल टू में बी सी का करस्पॉन्डिंग किसके साथ होगा, ई एफ के साथ होगा। हमसे बोला क्या गया, आर मार्क्ड अलॉन्ग देम देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच ट्रायंगल। तो सारी लेंथ निकालनी है, ठीक है, सारी लेंथ निकाल देंगे आराम से। कैसे निकालेंगे, देखो सबके अंदर एक्स वेरिएबल देखने को मिल रहा है, नहीं एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो कैसे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आप यहाँ से ध्यान से नोटिस करें, आपको सिंपलेस्ट जो रेशियो सॉल्व हो सकता है उसको खुद से उठाना है। तो ए सी बाई डी एफ, देखो ए सी बाई डी एफ को अगर मैं ले लूँ बी सी बाई ई एफ की इक्वल, ठीक है, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो ए सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए सी की वैल्यू 3x है और इसकी वैल्यू 6x है, और यहाँ पे डी सी की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2 है, और यहाँ पे ई एफ की वैल्यू क्या है 3x प्लस 9 है। एक्स एक्स कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है, 1/2 इक्वल टू में 2x प्लस 2 अपॉन में 3x प्लस 9 कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 4x जमा 4 बराबर 3x जमा 9, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। सारी लेंथ बतानी तो बता सकते हो, पहले वाले में देखो क्या 2 5 जा 10 और 10 में से गया तो 9 आ गया, 3 बचे यहाँ 15 आ गया, ठीक है, 2 बचे 10 तो 12 आ गया, और 3 बचे 15 और 9 खुद से कर लेना, ये भी खुद से कर लेना, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ है यहाँ पे साइड निकालने, सिर्फ इसमें कुछ हार्ड है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक प्रैक्टिस सेशन के साथ में पीडीएफ जरूर आपको अवेलेबल कराते हैं, जिससे कि आप इजीली इसका रिवीजन कर पाए बाद में और नोट्स भी बना पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।